स्टूडेंट्स, आज हम सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। सेल साइकिल में क्या है, वैसे तो पहला पैराग्राफ मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ज़िंदगी का एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन नहीं होएगी तो नस्लें कैसे आगे बढ़ेंगी, मतलब नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया की आबादी को बढ़ाते रहने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का। रिप्रोडक्शन अकर एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है रिप्रोडक्शन, जैसा कि पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम, लाइक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम नया क्रोमोसोम बना रहा है, फिर सेल नया सेल बना रहा है, फिर एक इंडिविजुअल न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रिप्रोडक्शन हो रही है। वही कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम न्यू क्रोमोसोम बनाते हैं, सेल न्यू सेल बना रहे होते हैं, और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक दैम सेल, वो इंडिविजुअल अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम पिछले चैप्टर में पढ़े तो हमने पढ़ा था रुडोल्फ विर्चू ने क्या कहा था। रुडोल्फ विर्चू ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स या ऑल सेल्स केम फ्रॉम सेल्स, मतलब जो नया सेल बनाया है वो भी पिछले किसी सेल से आया है। ठीक है, ये पिछले किसी सेल ने रिप्रोडक्शन की तो उस सेल की रिप्रोडक्शन से आपको नए सेल मिल रहे हैं। तो दिस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। अगर लाइफ को कंटिन्यू करवाना है तो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे पढ़ते हैं सेल साइकिल। यहाँ से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी जो सेल साइकिल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल। मतलब वो टाइम जब से एक सेल खुद बना, उस टाइम से लेकर वो टाइम जब उसने खुद अपने जैसे नए सेल बनाना शुरू कर दिए, उस टाइम को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल क्या है, वो टाइम जिस टाइम से सेल खुद किसी सेल से भी तो बना है ना, खुद बना और खुद बनने के बाद उसने अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और फिर उसने अपने जैसे नए सेल बनाना शुरू कर दिए, तो वो सारा टाइम पीरियड जो है ना वो सेल साइकिल में आता है। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। एक इवेंट सी देखो, ये एक सेल है, ये सेल बना, ये एक सेल बना, इस सेल ने बनने के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद देखो इसने अपने जैसे 2 सेल बना दिए, तो ये सारा सेल साइकिल में आता है। वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, देखो सारे इवेंट्स एक सीरीज़ में चल रहे हैं। वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से जब से सेल खुद बना है, अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड, जब से सेल खुद बना है, अंटिल यहाँ तक के इट कम्प्लीट्स माइटोसिस, यहाँ तक कि वो अपने जैसे नए सेल बनाना शुरू कर दे, एक माइटोसिस करके, एंड प्रोड्यूस न्यू सेल, और नए सेल बना दे। उस सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल के अंदर 2 मेजर फेसेस हैं, एक है इंटरफेस, एक है माइटोटिक फेस। ठीक हो गया, इंटरफेस और माइटोटिक फेस को एम फेस भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो माइटोटिक फेस है ना, ये बहुत शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का। क्यों? क्योंकि माइटोटिक फेस में सिर्फ सेल, इंटरफेस वो पीरियड है सेल साइकिल का जब सेल ने वो तमाम मटेरियल तैयार कर लेना है डिवीजन के लिए। जब सारा मटेरियल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा, फिर तो क्या ही मतलब, फिर मुश्किल ही क्या रह जाएगी। फिर तो बस सेल ने सारा, जब मटेरियल रेडी है तो बस सेल ने उस मटेरियल को इस्तेमाल करके 2 में डिवाइड हो जाना है। तो एम फेस में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एम फेस बहुत शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का। जो टाइम लगता है वो इंटरफेस में लगता है, क्योंकि इंटरफेस में सेल सारी तैयारी कर रहा होता है। एक सेल से जब 2 सेल में उसने कन्वर्ट होना है, जाहिर सी बात है इस सेल ने जब 2 सेल में डिवाइड होना है, तो इसने आगे अपने जो 2 सेल बनाए हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देना है, इसको भी देना है, इसको भी न्यूक्लियस देना है, इसको भी न्यूक्लियस देना है। तो सारे चीज़ें करने में टाइम तो लगेगा ना, तो इसलिए इंटरफेस में सारी चीज़ों की तैयारी हो रही होती है। इसलिए इंटरफेस एक बहुत लॉन्ग फेस होता है और माइटोटिक फेस बहुत छोटा फेस है। माइटोटिक फेस इज़ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का बहुत शॉर्ट पीरियड होता है ये। इट आल्टरनेट्स, ये माइटोटिक फेस आल्टरनेट कर रहा होता है, मतलब माइटोटिक फेस होता है और इसके साथ एक इंटरफेस होता है जो मच लॉन्गर होता है। ठीक है, विच इंटरफेस में क्या होता है, वेयर द सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है इंटरफेस में। ये देखें आप, ये सारा इंटरफेस चल रहा है, ये यहाँ तक इधर से लेके मतलब इतना जो है ना, ये सारा इंटरफेस है इतना। ये सिर्फ एम फेस है ओनली। तो एम फेस कितना शॉर्ट फेस है सेल साइकिल का, क्योंकि इस सारे फेस में सेल ने अपने डिवीजन के लिए तैयारी करनी है, तो टाइम तो लगेगा, इसलिए इंटरफेस बहुत लॉन्ग फेस होता है। ठीक है, अब इंटरफेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंटरफेस वो टाइम होता है जब सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब सेल बहुत सेल मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट कर रहा है अपना, एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अपेरेंटली दिखने में ये लग रहा है जैसे सेल इंटरफेस में कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरफेस में सेल अपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। अब इंटरफेस भी इतना लंबा फेस था, तो उसको स्टडी करने के लिए हमने उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया इंटरफेस को, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। पहले अब हम इन तीनों को अलग-अलग पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको, फिर इसको। G1 फेस पहले पढ़ लेते हैं। G1 फेस क्या है? आफ्टर दिस प्रोडक्शन, सेल खुद बना,
सेल जैसे सेल बन जाता है ना, उसके बनने के बाद अपने जैसे अपने न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की तैयारी करना शुरू कर देता है ये, ठीक है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, सेल ने अपनी प्रोडक्शन के बाद ना सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल, अपनी सेल साइकिल स्टार्ट करेगा G1 फेज से। इस फेज में क्या क्या होगा, अपने बात याद रखनी है। सेल ने क्या करना है, अपने सप्लाई ऑफ प्रोटीन को इंक्रीज़ करना है। सेल ने अपने ऑर्गेनेलीज की तादाद को इंक्रीज़ करना है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और साइज़ में बड़े होना है। ये 3 काम यहाँ पे होने हैं। सेल अपनी देखो, क्योंकि एक सेल है, जब उसने अपने 2 सेल में डिवाइड होना है तो इन दोनों सेल को उसने प्रोटीन देनी है, उसने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भेजने, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भेजने हैं। उसके बाद अभी तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया खुद कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो इधर भी देने इधर भी देने, तो उसने अपने माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ाना होगा। उसने राइबोसोम यहाँ भी देने, तो राइबोसोम की तादाद को भी उसे बढ़ाना होगा। तो ये सारा काम जो, और इसके अलावा ये साइज़ में भी ग्रो करेगा G1 फेज़ में। G1 फेज़ में क्या होता है, अब एक बात याद रखनी है, कुदरत का असूल है कि G1 फेज़ के बाद हमारे पास आएगा S फेज़। ये देखो, G1 फेज़ के बाद S फेज़ आएगा, फिर G2 फेज़ आएगा। ये सारा इंटरफेस चल रहा है, ठीक है। अब S फेज़ में जो चीज़ें, मतलब S फेज़ में क्या होना है कि एक क्रोमोसोम जो है ना, ये देखो, पहले क्रोमोसोम ऐसे होता है, फिर उसने इससे इस फॉर्म में आना है। तो इस फॉर्म में आने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, इंजाइम्स की ज़रूरत है। वो जो सारे इंजाइम की तैयारी G1 फेज़ में ही हो जाएगी, मतलब सेल पहले तैयारी कर लेता है। वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे चाहिए वो पहले यहाँ पे तैयार कर ली जाएंगी, ताकि जब इधर जाए तो कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो दिस फेज इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। इसी फेज़ में वो सारे एंजाइम तैयार कर लिए जाएंगे दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज़, जो कि अगले फेज़ यानी कि S फेज़ के लिए ज़रूरी है। S फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो S फेज़ के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए थे वो सारे एंजाइम की तैयारी सेल ने G1 फेज़ में ही कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं इंटरफेस जो होता है ना, लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। इस सेल साइकिल को जितना टाइम चाहिए उसमें 90% जो टाइम लगा रहा होता है ना सेल साइकिल में, वो इंटरफेस में लगा रहा होता है। M फेज़ में तो सिर्फ 10% उसे मतलब टाइम चाहिए होता है, बस इतना लंबा इंटरफेस आप ये लगा लो। अब हम दूसरे फेज़ S फेज़ की बात करते हैं। S फेज़ में हमने पढ़ा कि याद रखना आपने, देखो ये सेल है, सेल में जब भी पहले क्रोमोसोम होता है ना, वो पहले इस फॉर्म में होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम पड़ा होता है। ये भी एक क्रोमोसोम है, आपने एक बात याद रखनी है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि क्रोमोसोम को हम ना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कहते हैं कि कितने क्रोमोसोम है। जिस तरह इसका एक दरम्यान वाला सेंट्रोमेयर होता है ना, ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, तो इसका एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम है, इसका भी एक ही सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम है। हाँ, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, इनमें ये फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, इस फेज़ में क्या होगा, सेल ने अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करना है। इसका क्या मतलब है कि पहले ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं क्रोमाटिड। ये पूरा एक क्रोमाटिड है, ठीक है, दरमियान वाला सेंट्रोमेयर होता है और ये पूरा क्रोमाटिड है। ये भी सेंट्रोमेयर है, इस पे 2 क्रोमाटिड है, एक ये क्रोमाटिड और एक ये वाला क्रोमाटिड है, ठीक है। यहाँ पे इस फेज़ में क्या होता है, सेल पहले इस फॉर्म में था, सेल ने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करके अपने 2 क्रोमाटिड बना लिए। अब ये दोनों क्रोमाटिड बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। इधर वही बता रहा है कि सेल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, सेल ने अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया, जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के पास अब 2 सिस्टर क्रोमाटिड आ गए हैं। देखें, पहले हर क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमाटिड था, अब हर क्रोमोसोम के पास एक तो पहले वाला ही और एक उसने नया बना लिया, 2 सिस्टर क्रोमाटिड आ गए। तो ये नया बनाने के लिए इंजाइम्स की ज़रूरत थी। वो इंजाइम पहले हम पढ़ चुके हैं, G1 फेज़ में बन चुके थे, ठीक है। अब G2 फेज़ आ जाता है। G2 फेज़ में क्या होगा, सेल ने G2 फेज़ से अगला फेज़ कौन सा है, M फेज़ है ना। तो M फेज़ में जब सेल ने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए सेल को कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोटीन पहले G2 फेज़ में बना ली जाएंगी, ठीक है। वो देखें, वो कह रहा है कि सेल प्रिपेयर प्रोटीन, सेल वो प्रोटीन इस फेज़ में तैयार करता है दैट आर एसेंशियल फॉर द माइटोसिस। जो अगला फेज़, जो M फेज़ माइटोसिस फेज़ है, जो उसके लिए ज़रूरी होती है, सेल ने वो प्रोटीन यहाँ पे तैयार कर लेनी है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये देखो, ये आगे हम देखेंगे, ये पूरी उन्होंने M फेज़ माइटोसिस दिखाया हुआ है। हमने पढ़ा ना 2 फेज़ है, इंटरफेस और M फेज़ है, ये सारा M फेज़ है। M फेज़ में देखें, यहाँ पे ना स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन, ठीक है। जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होती है ना, वो इस फेज़ में बनती हैं, G2 फेज़ में, ताकि M फेज़ में जाके मुश्किल पेश ना हो जाए। M फेज़ में वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन बनी हुई हो और उनको बस आपस में मिला के स्पिंडल फाइबर बना लिए जाएँ, क्योंकि स्पिंडल फाइबर M फेज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, आप देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ने वो प्रोटीन तैयार करनी है जो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर चाहिए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन होनी होती है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए होती है। वो प्रोटीन सेल ने इधर ही तैयार कर लेनी है G2 फेज़ में, ठीक हो गया। अब G2 फेज़ भी कंप्लीट हो गया, इसका G2 फेज़ 3 ही फेजेस थे ना, G2 फेज़ भी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इंटरफेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले फेज़ में माइटोटिक फेज़ में चलते हैं।
वो अच्छा, G2 फेज़ के बाद सेल एंटर द डिवीजन फेज़, सेल M फेज़ में एंटर हो जाएगा जिसको डिवीजन फेज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा एक सेल से 2 सेल हमें बनते हुए नज़र आते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, M फेज़ का मतलब ही माइटोसिस है, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस में क्या होता है, अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये देखें यहाँ पे पहले एक सेल था, फिर पूरी माइटोसिस को होती जा रही कंप्लीट होने के बाद 2 डॉटर सेल बन गए। तो एक सेल से 2 डॉटर सेल आपको माइटोसिस के बाद मिलते हैं। ठीक हो गया। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो डिवाइड नहीं करना चाहते, या उन्होंने एक बार डिवाइड किया उसके बाद शायद वो थक गए, उन्होंने कहा बस हम थोड़ी देर बाद डिवाइड करेंगे, तो वो पीरियड ऑफ रेस्ट में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, वो सेल्स दैट हैव टेम्पोरेरी, जो वक्ती तौर पर या परमानेंटली या हमेशा के लिए स्टॉप डिवाइड करना रुक गए हैं, आर सेट टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्विजेंस, उनके बारे में कहते हैं कि क्विजेंस का मतलब है रेस्ट, वो रेस्ट की फेज़ में एंटर हो चुके हैं, जिसको G0 फेज़ कहते हैं। ठीक है, G0 नोट का मतलब कोई काम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, मतलब ये देखो G1 फेज़ में सेल था, सेल को फिर लगा के अभी मुझे डिवीजन नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, तो सेल G1 फेज़ से फिर G0 फेज़ में एंटर हो जाता है, वो आगे कहीं नहीं जाता, वो डिवीजन नहीं करता। G0 फेज़ में वो रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये हो सकता है वो सेल परमानेंटली रेस्ट कर रहा है, हमेशा के लिए चला गया है, या टेम्पोररीली रेस्ट कर रहा है, कुछ देर के लिए वो बस रेस्टिंग फेज़ में गया है, फिर वो दोबारा वापस आ जाएगा। या कुछ सेल्स होते हैं वो हमेशा के लिए G0 फेज़ में रहते हैं। ठीक है, अच्छा इधर ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा आपने एक बात याद रखनी है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज़ में, हमने कहा था G2 फेज़ में वो प्रोटीन तैयार हो जाती है जो कि M फेज़ के लिए ज़रूरी है। अब अगर G2 फेज़ में वो प्रोटीन ना तैयार हुई ना, तो सेल को M फेज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, सेल को रोक लिया जाएगा। G2 फेज़ में अगर वो प्रोटीन ना तैयार हुई तो सेल M फेज़ में एंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि M फेज़ में वो प्रोटीन होगी, प्रोटीन के आपस में मिलने से वो स्पिंडल फाइबर बनेगा, तभी तो डिवीजन होगी। वो प्रोटीन ही नहीं है तो फिर सेल को रोक लिया जाता है कि नहीं तुम M फेज़ में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, फिर डिवीजन नहीं होती। इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज़, अगर G2 फेज़ में प्रोटीन सिंथेसिस ना हो, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस, तो फिर सेल माइटोसिस भी नहीं कर सकता। ठीक है, सही है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब G0 फेज़ के बारे में वैसे तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, जिस तरह के हम। यूनिसेलुलर भी होते हैं ना, लाइक अमीबा हो गया, उसके पास एक ही सेल होता है, लेकिन हम मल्टी सेलुलर हैं। और यूकैरियोट्स मतलब 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखें, ये यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो DNA होता है ना, वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जिस तरह के हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो DNA होता है ना, DNA तो उनमें होना लाजमी है, DNA उनका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा होता है। हमारा DNA देखो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, कवरिंग के अंदर मौजूद है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है। ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये फ़र्क होता है। इसके अलावा और भी फ़र्क होते हैं। यूकैरियोट्स में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिस तरह के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तो दोनों में ही होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी ऑर्गेनेली सिर्फ यूकैरियोट में होती हैं। प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं और यूकैरियोट्स हम हो गए, ह्यूमंस, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब यूकैरियोट्स के अंदर ही जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि सेल्स G0 फेज़ में एंटर कर जाते हैं फ्रॉम G1 फेज़, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। G1 फेज़ से डायरेक्टली सेल जो होगा वो G0 फेज़ में चला जाएगा, और G0 फेज़ में जाके सेल स्टॉप डिवाइड करना स्टॉप कर जाता है, मतलब ये उसका रेस्टिंग फेज़ है, वो रेस्ट करना चाहता है। कुछ सेल्स जो होते हैं ना, अब G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड, हमेशा के लिए। लाइक न्यूरॉन्स, हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। वो एक बार एक न्यूरॉन बन गया, उसने एक ही रहना है, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा के लिए G0 फेज़ में मौजूद है, ये बात आपने याद रखनी है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो G0 फेज़ में एंटर होते हैं सेमी परमानेंटली, मतलब कभी जब उनका दिल चित करता है वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, और कभी दिल करता है तो वापस आ जाते हैं और डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह के सम सेल्स ऑफ लीवर और किडनी। बहुत से सेल्स G0 फेज़ में एंटर ही नहीं होते और कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ, और एक ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी वो डिवाइड होते रहते हैं। लाइक एपिथेलियल सेल्स, जो आपकी स्किन होती है ना, स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, क्योंकि आपकी स्किन की लेयर हमेशा उतरती रहती है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, वो कभी G0 फेज़ में नहीं जाते। ठीक है, ये वाला बॉक्स पढ़ लें। वो कह रहा है कि जो सेल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो एक ऑर्डर में होते हैं और डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले S फेज़ हो जाए चलो फिर G1 फेज़ हो जाए, नहीं, पहले हमेशा G1 फेज़ होगा, फिर S फेज़ होगा, फिर G2 फेज़ होगा, फिर M फेज़ आएगा। तो ये हमेशा एक ऑर्डर और डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। दैट इज़ ईच इवेंट अकर्स इन अ सीक्वेंशियल फैशन, मतलब एक सीक्वेंस में हर इवेंट जा रहा है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल, और आप साइकिल को रिवर्स नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि M फेज़ पहले चला लो, चलो G2 फेज़ पहले बाद में हो जाएगा, S फेज़ ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है।
ठीक हो गया, ये हमारा